हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आप सब एस्पिरेंट्स जानते होंगे कि मॉक टेस्ट हमारे प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट ही है जो हमें बताता है कि हमारा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये मॉक टेस्ट से ही हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो जाता है। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हम कब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, कैसे मॉक टेस्ट दें, और अगर मार्क्स इसमें स्टैटिक हो गया है, हमारा मार्क्स कहीं पे अटक सा गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसको कैसे हम ठीक करें। ये सारी बातें अगर हमें पता रहेगी तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे जब, तो हमारा मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि कैसे मैंने 41 से नंबर से लेकर 160-70 नंबर तक का सफ़र तय किया। ये मेनली प्री में होता है, प्री 200 नंबर का होता है, तो उसमें बात किया। लेकिन आपका मॉक टेस्ट देने का अगर आपको एक बार पता चल जाएगा कैसे दिया जाता है, तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम सोनल राज है और CGL 19 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मेरा सिलेक्शन एज ए टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ था, जहाँ फिर मुझे 3 मंथ मैंने वर्क किया वहाँ पे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन CGL 2020 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर कोलकाता में हुआ, और अभी फ़िलहाल मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे कोलकाता में वर्क कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा सिलेक्शन CHSL 19 में भी एज ए पोस्टल असिस्टेंट हो चुका है। तो ये था छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, और चलिए अब इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है ये है कि हमें मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका सही समय ये है कि जब आपका सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट हो जाए, तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि तब तक हम क्या करें। जब तक 50-60% सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे अपना प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप जो जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसका आप चैप्टर टेस्ट दे दो, चैप्टर क्विज दे दो। ठीक है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका वो चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। जैसे कि सपोज अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो आप उसका टाइम टू टाइम उसका क्विज देते रहो। आप क्विज प्रीवियस ईयर के दे सकते हो या फिर कोचिंग वाले भी दे सकते हो। 10-12 क्वेश्चन रहता है, 10-12 मिनट का रहता है, शॉर्ट रहता है, तो उसको आप देखकर अपना एसेस कर सकते हो कि मेरा ये चैप्टर, ये पर्टिकुलर चैप्टर कितना अच्छा चल रहा है। अगर उसमें आपको वीक है तो फिर से आप वो सारे नोट्स, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो लेक्चर्स रिवाइज कर सकते हो और फिर अकॉर्डिंगली उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक 50-60% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से फुल मॉक देना सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें मॉक कैसे देना चाहिए। मॉक देने का भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप मॉक खोलें और उसको जैसे तैसे बस अटेम्प्ट करने लगें, ये एक गलत तरीका है। तो मैं अपने पे आता हूँ। मेरा मॉक, जब मैंने पहला मॉक दिया था तो मेरा 41 नंबर था। ठीक है, उसके बाद मैंने धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ते गए और उसके बाद उस पर वर्क किया। तो मॉक कैसे देना चाहिए ये मेरा जैसा था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेरा एक पैटर्न था, सेट ऑफ पैटर्न्स था कि मुझे पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। तो प्री के हिसाब से अगर बात करें, अब तो देखिए अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा उसके रिगार्डिंग चिंता नहीं करना चाहिए। मोर और लेस जो मेन बातें हैं वो सेम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन या टाइमिंग इधर उधर होने से मुझे जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम पहले के पैटर्न के हिसाब से बात करें, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें ये था कि सबसे पहले मैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करता था। तो मेरा एक फिक्स टाइम था कि मुझे 8 से 10 मिनट में, जैसे पहले प्री 60 मिनट का होता था, ठीक है, अभी भी होता है, तो उसमें क्या करता था कि मेरा एक स्ट्रेटजी रहता था कि इंग्लिश को 8 से 10 मिनट के से ज़्यादा नहीं देना है। इसका मतलब जो टाइमर एग्जाम में स्टार्ट होता है वो 60 से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही 52 आया मुझे इंग्लिश छोड़ देना है एनी हाउ। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ तो 1-2 मिनट में और बढ़ जाऊँगा, मैक्सिमम 52 से 50 तक कर लूँगा, लेकिन उस समय तक मेरा इंग्लिश छूट जाना चाहिए, चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। और जनरली इंग्लिश के लिए 8 से 10 मिनट अच्छा रहता है अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मान ली 8 मिनट को स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है, तो 52 जैसे ही हुआ मैंने इंग्लिश छोड़ दिया। उसके बाद मेरा था कि मुझे रीजनिंग पे जाना है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मेरे पास फिक्स था कि मुझे 17 मिनट देना है। तो 52 से मैं स्टार्ट होता था रीजनिंग, और उसके बाद 35 तक आते आते 17 मिनट हो गया, वहाँ तक मेरा रीजनिंग कंप्लीट होता था। मतलब 35 मिनट होते होते तक, मतलब 35 टाइमर पे होते होते तक मेरे रीजनिंग में चाहे जितना भी क्वेश्चन बचा हो या बना हो, मैं रीजनिंग को छोड़ देता था। उसके बाद मेरे पास 5 मिनट के लिए था जीके का, तो जीके के लिए 5 मिनट, मतलब 35 से 30 आ गया। अब 30 के बाद बाकी जो टाइम था वो मेरे मैथ्स के था। तो ये स्ट्रेटजी में शुरू में क्या होगा कि जब आप इस टाइमिंग को फॉलो करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ रह जाए। जैसे सपोज करो कि रीजनिंग में आपने 17 मिनट आपका टाइमिंग है,
आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको 15 पे कर सकते हो, अगर थोड़ा सा वीक है तो उसको आप 17-18 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे ले जाना सही नहीं होगा क्योंकि वो मैथ्स में भी आपको टाइम चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता था कि मान लो आप अपने 17 मिनट रीजनिंग के लिए रखा, तो हो सकता है कि 17 मिनट में आपका 10 ही क्वेश्चन बना हो, लेकिन आपको वो छोड़ देना है, क्योंकि अगर जब आप टाइमिंग को पूरा प्रायोरिटी देने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका रीजनिंग में क्वेश्चन भी पढ़ने लगेगा और आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा हो जाता है बहुत लोगों के साथ कि उसके पास मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचता लास्ट में, या 15 मिनट 16 मिनट बचता है, तो उसमें मैथ्स के पूरे सवाल 25 सवाल कर पाना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए हमें पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन का स्पीड और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करिए इस तरीके से, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था मेरे ग्रुप में, तो आप भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग आप बांध लीजिए और उस जैसे ही टाइम हो उसमें उस सेक्शन से निकल जाइए और इस तरह से मौका अटैम्प्ट करिए, ठीक है। और थोड़ा सा स्किप अच्छा से करिए, जो आपको क्वेश्चन जो नहीं आता है या जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से जल्दी नहीं बन पाएगा उसको आप जरूर स्किप करिए। ये बहुत ही कहना आसान है लेकिन मुश्किल होता है, ऐसा मत सोचिए कि इसको शुरू में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे विथ टाइम 2-3 मंथ में आप बहुत ही इफिशिएंट हो जाएंगे स्किपिंग में, ठीक है। तो ये रहा कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला आपका एक सेट ऑफ पैटर्न होना चाहिए, आपका एक टाइमिंग फिक्स्ड होना चाहिए कि कैसे हम चैप्टर में कब हम कौन सा सेक्शन को छोड़ देंगे, और दूसरा थोड़ा सा स्किपिंग पे ध्यान देना है। शुरू में ये दिक्कत होगा लेकिन बाद में आपको अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप इससे मतलब डरेंगे नहीं, तो आपका ये स्किपिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो अब आते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो बहुत सारे एस्पिरेंट इससे सफ़र करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता, उनको कभी वो 100 पे 110 पे अटक जाते हैं। जैसे मेरा क्या था कि मैं एक बार 90 पे अटक गया था और लगता है मेरे ख्याल से मैंने 2.5-3 मंथ तक मेरा नंबर 90 से 100 तक में ही अटक रहा था। तो मैंने कैसे उसको फिर आगे बढ़ाया, ये इस पर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले मॉक टेस्ट दो। जब आपका सिलेबस मोर और लेस 80-90% तक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब मेरा नंबर 150 प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा आप कैसे 150-60 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये है पहला कंडीशन, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पहला अच्छा से कंप्लीट है, आपने PYQ अच्छे से लगाया है, ये दोनों चीज़ कंप्लीट है, उसके बाद मेरा ये तरीका अब आप सुनोगे और उसको फॉलो करोगे। तो ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर लगा हुआ है, उसके बाद आप क्या करो कि आप 10 मॉक रेगुलर दो, ठीक है। 10 मॉक आप फुल मॉक प्रीवियस ईयर के, ठीक है। मॉक आपको प्रीवियस ईयर ही देने मेनली, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के 10 मॉक आप लगातार लगाओ, शेड्यूल बनाकर 8 दिन 10 दिन जितना भी दिन लेना है आपको, अब 10 मॉक रेगुलर दो। उसमें क्या करना है, बस आपको जैसे आज पहला मॉक दिए तो उस मॉक को दो। उसके बाद आपका जितना गलती हुआ है, जितना गलत हुआ है, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा है उसको आप नोट करो और लिखो कॉपी में, और उसके बाद उसका रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट मॉक दो। इस तरह से आपको 10 मॉक देना है, ठीक है। अगर आपको वो जो क्वेश्चन गलत हुआ है या उसको नोट नहीं करना तो आप एक और ये चीज़ कर सकते हो, स्मार्ट तरीका, कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके एक PDF बना सकते हो। जैसे मॉक आज पहला दिए तो मॉक नंबर 1 के नाम से आप उन सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने या जो डिफिकल्ट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसका PDF बना लो और मॉक नंबर 1 नाम दे दो। इससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और उन क्वेश्चन को फिर आप बना लो और उसको सेव कर लो, ताकि आपको वो क्वेश्चन नोट करने में आपका टाइम किल ना हो। अगर आप लेकिन फिर भी नोट करना चाहते हो तो वो करो। जैसे मेरा पहले मैं नोट करता था क्वेश्चन, फिर मुझे लगा कि नहीं यार बहुत टाइम जाता है इससे एनालिसिस करने में, तो मैं उसका सारे क्वेश्चन का PDF बना लेता था और फिर उसको अपने कॉपी में सॉल्व कर लेता था, ठीक है। तो उससे मुझे टाइम बच जाता था। तो इस तरह से आपको 10 मॉक देना है। जब 10 मॉक दे लो आप, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक रहता तो मैं आराम से 4-5 मिनट में इसको ख़त्म कर देता। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो लंबा है फिर भी आप सुनिए, आपके काम आएगा। क्योंकि आप लोग 3 घंटा का मूवी देख लेते हो, वेब सीरीज़ देख लेते हो, लेकिन अगर 10-15 मिनट का वीडियो आपके काम का होता है तो उसको आप देखने में बोर हो जाते हो, सोचते हो, स्किप कर देते हो और कहते हो कि लंबा वीडियो है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए। तो देखो क्या करना है आपको कि आपको 10 मॉक इस तरीके से दे लेना है, ठीक है, और विथ प्रॉपर एनालिसिस करना है। आपके सारे क्वेश्चन जो भी गलत हो रहे हैं उसको नोट करते जाना है। उसके बाद आप क्या करो, साथ ही साथ उसी समय एक काम ये भी कर सकते हो कि आप हर चैप्टर का नाम लिख लो, जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर हैं, मेनली मैथ्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। तो सारे मैथ्स का चैप्टर एक जगह लिख लो, एक पेज में, ठीक है। उसके सामने एक देखो, इधर से लिख ले लो आप मैथ्स के चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके मैथ्स का चैप्टर, और इधर आप लिख दो मॉक नंबर 1, मॉक नंबर 2, मॉक नंबर 3, मॉक नंबर 4 ऐसे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में और मैथ्स के चैप्टर वर्टिकल में। इस तरह से आप एक कॉलम बना लो, एक टेबल बना लो। उसके बाद मॉक नंबर 1 जब दोगे, उसके बाद आप जब एनालिसिस कर लोगे उस समय फिर आपको ये लास्ट में लिखना है कि मॉक नंबर 1 में
आपका ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चन गलत हुआ या फिर कितना क्वेश्चन नहीं बना। मान लो गलत या तो गलत हुआ 3 क्वेश्चन और नहीं बना 2 क्वेश्चन, तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। तो आप मॉक नंबर 1 और ज्योमेट्री के सामने 5 लिख दोगे, ठीक है। उसी तरह फिर अगला जब मॉक दोगे तो फिर ज्योमेट्री का कितना क्वेश्चन गलत हुआ या फिर नहीं बना, उन सारे को ऐड करके एक जगह लिख दोगे। मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन बनाने में आप नहीं बना सके हो या फिर उसको स्किप हो गया है, तो वो क्वेश्चन को आपका कितना नंबर है वो लिख देना है, ठीक है। उसी तरह सारे चैप्टर्स का लिख देना है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन का आपको एक टेबल बनाते जाना है। जब 10 मॉक हो जाए तो फिर उस पूरा जो टेबल आपका जो बन चुका है उसको ध्यान से देखो और उसको फिर लास्ट में कैलकुलेट कर लो। जैसे ज्योमेट्री के सामने मॉक नंबर 1 में 5 आया, फिर अगला बार में हो सकता है 7 आए, 8 आए, तो इस तरह से आप टोटल लास्ट में नंबर लिख लो ऐड करके। तो टोटल हो सकता, मान लो सपोज करो कि ज्योमेट्री का आपका 43 क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन का 48 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का 30 हो गया। तो उसके बाद देखो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड करने के बाद किस में आ रहा है। तो जो चैप्टर, सपोज करो आपका ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है या नहीं बना है, ठीक है। जब सारों 10 मॉक का नंबर आप ऐड कर लोगे, उसके बाद सपोज सबसे ज़्यादा आपका ज्योमेट्री का आया है, तो इसका मतलब आपको सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री पे भी वर्क करने का ज़रूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस पे आपको वर्क करना है, जिससे आपका नंबर इमीडिएटली बढ़ेगा, वो है ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसको आप ज्योमेट्री को पहले फिर क्या करो कि आपको पता चल गया कि सबसे मेरा बड़ा दुश्मन है वो है ज्योमेट्री, तो आप ज्योमेट्री का फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से। अपने नोट्स को वापस से पूरा रिवाइज करो, उसमें जितने क्वेश्चन सर बताएं उसको वापस से देखो कि हमको कौन कौन सा फार्मूलाज नहीं याद है, वो सारी चीज़ को आप फिर से रिवाइज करो और हो सके तो एक बार PYQ फिर से पूरा बनाओ, ठीक है। जब आप पूरा नोट्स रिवाइज करके नोट्स के क्वेश्चन को करके उसका फार्मूलाज, थ्योरी, ये सब कर लोगे, फिर PYQ एक बार बना लोगे, तो आपका एक बार ज्योमेट्री फिर से अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो एकदम पक्का है कि उसमें आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन पहले से कम गलत होगा, ठीक है। तो इससे जब मान लो पहले 5 ऑन एन एवरेज गलत होता था, तो अब हो सकता है 3 होने लगेगा, तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन सही होने लगा, इसका मतलब 4 नंबर बढ़ गया। इसी तरह फिर जब ज्योमेट्री का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप सोचो कि सेकंड नंबर में कौन ऐसा चैप्टर था जिसका मेरा सबसे ज़्यादा गलत हो रहा था, फिर उस पर सेम प्रोसेस, उसका थ्योरी पढ़ो, वापस से नोट्स रिवाइज करो, PYQ बनाओ। जब ये हो जाए तो धीरे धीरे आपको फिर इधर मॉक भी बढ़ते जाएगा, इधर और मॉक दोगे आप, और साथ में ये चैप्टर्स आपका होते जाएगा। तो इस तरह से आपका सारा नंबर, मतलब सारे चैप्टर आपका फिर से जो अच्छा है प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट होता रहेगा और इधर मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ता रहेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा हार्ड वर्क इसमें मांगता है, ज़्यादा मांगता है, इसीलिए बहुत लोग नहीं भी कर पाते। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर देखें, हाँ मेरा ये इतना आया, फिर जल्दी से जल्दी ऐसे ही या तो नोट कर लिए या तो फिर लिख लिए कि हाँ यार ये मेरा क्वेश्चन गलत हो, बस उसको देख के ऐसे। उस पर वर्क करना ज़रूरी है। आपको ये पता करना है सबसे पहले तो कि मेरा कौन सबसे वीक पॉइंट है, उसको पकड़ के उस पर वर्क करना जरूरी है, तभी मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ता है। ये नहीं कि मॉक टेस्ट दिए, सही गलत जो भी है वो कॉपी में नोट डाउन कर लिया और फिर सोचेंगे कि अरे यार मॉक टेस्ट का नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से मॉक टेस्ट का नंबर नहीं बढ़ेगा। और यही सेम चीज़ आपको मैथ्स, इंग्लिश हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। और जीके में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेवेंट टॉपिक याद करना है। तो ये तरीका था जो मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करके आप ज़रूर अपने मॉक टेस्ट में अच्छा कर सकते हो। इसको आप एक बार अपना कर देखना, थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप ये मेहनत कर लेते हो तो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा, ये मेरा वादा है। और अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमको मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।